तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले मेरे दोस्तों सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लेना है। और हमारे एप्लीकेशन पे जो हमारा मैराथन क्लास चली थी वो वीडियो को मैं आप लोगों तक मेरे दोस्तों यूट्यूब में ही आप लोगों को मैं शेयर कर दिया हूं। आप लोग मैराथन क्लास का पूरा 1.5 घंटा का जो क्लास हुई है सारे कंप्लीटली क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया हूं, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना है भाई। तो आइए सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो हम लोगों ने छोड़ रखा था भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए पहला क्वेश्चन है सर, नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है भाई। हम सभी को पता है सर कि नीरू मीरू, नीरू का मतलब होता है सर हम, नीरू का मतलब होता है जल और मीरू का मतलब होता है हम। नीरू मीरू होगा मीरू, ठीक है। नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है, तो देखिए मेरे भाई, नीरू मीरू, नीरू मीरू याद रखना। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम है। ये कहाँ से शुरू हुआ था तो बताएंगे सर, ये हमारा पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी हमारा नीरू और मीरू, ठीक है। जिसमें लोगों की भागीदारी के माध्यम से तालाबों, चेक बांध को खोदकर विभिन्न जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया था। मतलब मेरे दोस्तों तालाबों को थोड़ा सा और गड्ढा खोद के कैसे वर्षा के पानी को हम लोग संचित रूप से रख सके, इसी स्टेज को हम लोग नाम दिए थे क्या, नीरू और मीरू। बस इतना याद रखिएगा कि नीरू मीरू कार्यक्रम जो है ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। और ये हमारा कार्यक्रम ये बताती है कि तालाबों को खोद कर कैसे हम वर्षा के पानी को संग्रह करके रख सके। मेरे दोस्तों इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, नीरू और मीरू। और हाँ, जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है सब्जेक्टिव में पूरा कंप्लीटली मेरे दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप लोग देख लेंगे। सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा मेरे दोस्तों। 5 मार्क्स का अलग, मैप का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, पूरा कंप्लीटली मैंने 7-8 लेक्चर में कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में जनगणना हुई थी 1881 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मेरे शेर सैनियों, तो बताएंगे सर लॉर्ड रिपन के काल में। मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, देखिए मिश्रित कृषि किसे कहते हैं पूरा सुनिएगा। कहता है मेरे भाई, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी आप तो खेती कर ही रहे हैं, आप तो फसल का उत्पादन कर ही रहे हैं, फसल के उत्पादन के साथ साथ जब हम पशुपालन भी करते हैं तो मेरे दोस्तों इसे हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। सिंपल सा याद रखिएगा, मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जब हम फसलों के उत्पादन के साथ साथ जब हम फसलों के उत्पादन के साथ साथ जब हम पशुपालन भी करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। बस सिंपल सा भाई याद कर लीजिएगा। आइए सर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल के पूछा जाएगा तो पहला हमारा आ जाएगा कौन, तो बताएंगे पहले आ जाएगा सर हमारा राजस्थान। दूसरा में कौन आएगा सर, हमारा एमपी आएगी, मध्य प्रदेश। इस तरह से याद रखिएगा। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हम सभी को पता है कि सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगी, दूसरा में हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा और तीसरा में हमारा क्या आ जाएगी, बिहार। 3 गो राज्य का नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 3 गो राज्य का नाम पूछा जाता है, इसलिए पूरा कंप्लीटली इन तीनों राज्यों का नाम याद रखना है। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे, किन्हीं दो प्रमुख पदार्थ पर नाम लिखे। किन्हीं 2 प्रमुख पदार्थ पर नाम लिखे। 2 पदार्थ का नाम आपसे पूछा गया है तो 2 प्रमुख पदार्थ का नाम, एक हमारा हो जाएगा सर चाय, एक हो जाएगा सर पेय पदार्थ। आई एम रियली सॉरी भाई, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ याद रखना। 2 पेय पदार्थ का नाम पूछा जाएगा तो चाय और कॉफी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाय, कॉफी, कोको, है ना, कहवा, आप लिख सकते हैं भाई, ठीक है। आइए सर, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो देखिए मेरे भाई, जिन खनिजों से धातु मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। कितना सिंपल है, जिन खनिजों से धातु मिलती है उससे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जिसे हमारा लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, जिस खनिज से धातु मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब हमारा क्या आता है, धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अगला है सर, अंतरराष्ट्रीय प्रवास को
परिभाषित करें। आपसे पूछा गया है कि प्रवास, तो मैंने बताया था जब एक मनुष्य, प्रवास किसे कहते हैं, जब कोई मनुष्य या कोई भी जीव एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान चले जाते हैं तो इसे हम लोग प्रवास कहते हैं। और मैंने यह भी बताया था कि सर एक प्रकार होता है प्रवास, दो प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय प्रवास होती है, एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। तो राष्ट्रीय प्रवास जो देश के अंदर होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो देश के बाहर जाते हैं। तो जब लोग किसी देश की सीमा पर पार करके किसी दूसरे देश में जाते हैं, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर मैं बोल सकता हूं, जब लोग किसी देश की सीमा पार करते, मान के चलिए बॉर्डर पार कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रहे हैं, हम पाकिस्तान चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब लोग किसी देश की सीमा पार करके किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा। अगला है सर काली मिट्टी की क्या विशेषता है। तो काली मिट्टी में क्या उपजाऊ किए जाते हैं, तो बताएंगे सर काली मिट्टी का एक और नाम है रंगून मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम है क्या, रंगून मिट्टी। और काली मिट्टी में कपास की खेती किए जाते हैं। किसका, काली मिट्टी में कपास की खेती किए जाते हैं। देखिए इसका विशेषता क्या क्या होती है, सुनिएगा। यह काले रंग की मिट्टी होती है, हमारा जो होती है ये हमारा काली मिट्टी पूरी तरह से काले रंग का होता है, इसका विशेषता बता रहा हूं। दूसरा में रखिएगा, यह मिट्टी ह्यूमस से भरी होती है, मतलब इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होती है, मिट्टी बहुत ही हल्की होती है, जिस कारण से हम लोग कपास की खेती आसानी से कर सकते हैं। इस कपास की जो मिट्टी है मेरे भाई, काली मिट्टी है, इससे हम लोग रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, यह मानव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करता है भाई। देखिए मानव भूगोल किसे कहते हैं, जब मनुष्य पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। सिंपल सा फंडा है कि मानव भूगोल उससे कहते हैं जब कोई मनुष्य नहीं लिखेगा, जब मनुष्य पर्यावरण के साथ जुड़े होते हैं या मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग मानव भूगोल का नाम दिया गया है, ठीक है। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, यह मानव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को अध्ययन कराता है, ठीक है। अगला, मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम क्या है मेरे भाई। अभी मैंने बताया था मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन करने वाला कौन था, डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। मैंने आप लोगों को बताया था जो देश में प्रथम आता है कौन, नॉर्वे आता है, यह भी मैंने बताया था। अब आते सर मानव विकास को 3 बुनियादी आयाम क्या है, स्वस्थ हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा और जीवन स्तर। ज्ञान का मतलब यहाँ पे शिक्षा से मतलब है, ज्ञान का मतलब यहाँ पे क्या है मेरे शेरनियों, तो बताएंगे सर यहाँ पे ज्ञान का मतलब हो जाए शिक्षा से। अगला है सर चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। जब कोई व्यक्ति एक अपने भरण पोषण के लिए साथ ही साथ अपने पशु को पालने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान चारागाह के लिए चले जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं चलवासी पशुचारण, ठीक है। आज मैं यहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा हूँ, यहाँ की जो हमारा पूरी तरह से हमारा जो खाद्य है, जब पूरी तरह से मेरे दोस्तों चारा है, घास है, जब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और हम जब दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं चालवासी। सुनिएगा, एक कृषि पद्धति है, चलवासी क्या है, एक प्रकार का हमारा कृषि पद्धति है। चलवासी क्या है मेरे शेरों, चलवासी एक प्रकार का कृषि पद्धति है जिसमें पशु चरक अपने पशुओं के साथ साथ चले जाते, पशुओं के साथ साथ, याद रखना है, चारे और पानी लिखिएगा, चारे और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। मतलब मेरे भाई जब भी कोई पशुपालक जो करते हैं वो जब अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक जगह से जब दूसरे जगह चले जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, चलवासी कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकृत कीजिए। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर वर्गों का वर्गीकृत हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो पूरी तरह से सबके लिए होता है, निजी क्षेत्र का उद्योग जो स्वयं अपने लिए होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र कौन हो जाएगी, हमारा आ जाएगा सोवियत संघ यानी रूस, और निजी क्षेत्र में कौन आएगा, तो बताएंगे सर निजी क्षेत्र में आएगा हमारा कौन, तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग और सहकारी क्षेत्र का उद्योग, ये स्वामित्व के आधार पर उद्योग को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं भाई, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप द्वारा बनाए गए पदार्थ को उपभोक्ता तक, कितना सुंदर बताया था भाई कल, उपभोक्ता तक
जब कोई साधन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तृतीय क्रियाकलाप। नहीं समझ में आया मेरा डिफिनेशन, फिर से सुनिए। प्रथम प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप के द्वारा बनाए गए वो खनिज, बनाए गए वो धातु को जब वो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जिस माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उससे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है और हमारा जो तृतीय क्रियाकलाप है ये पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या करती है, सेवा प्रदान करता है। जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, अन्य जीवन सेवाएं आदि शामिल होती है किसमें, हमारा तृतीय क्रियाकलाप में। अगला पर आते हैं सर, और एक बात मैं बता दूं, जो हमारा एप्लीकेशन में मैराथन क्लास चली थी ना, वो मैंने आप लोगों को यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूं। अगर आप तक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कंप्लीटली वीडियो को देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाए थे मैराथन क्लास में, और जो बंदा ज्वाइन नहीं हो पाए थे, आज मैं आप लोगों को बता दूंगा शाम को कि आखिर ज्वाइन कैसे होना है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि अभी हमारा इतिहास का भी और हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी अभी क्लास चलने वाला है। मैराथन क्लास आज सही चलेगी शाम को 6:30 बजे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है सर, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर को और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। यह नहर मिस्र के स्वेज प्रांत से स्थित है। बस अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पतनों के नाम लिखे। भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पतन, पतन किससे कहते हैं सर? जहां पे समुद्री जहाज आकर रुकती है, जहां पे माल का ट्रांसपोर्ट होता है वाटर शिप के माध्यम से, तो उसे हम लोग पतन कहते हैं। आइए सर, पहला हमारा कोलकाता, दूसरा हमारा हल्दिया, तीसरा हमारा विशाखापट्टनम और चौथा हमारा क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? चेन्नई हो जाएगी। पहला हमारा कोलकाता, दूसरा हल्दिया, तीसरा विशाखापट्टनम और चौथा हमारा हो जाएगा कौन? हल्दिया। अगला है सर प्राथमिक क्रियाकलाप। ये तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता के पूरा थक गया हूं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप के बारे में क्वेश्चन भर के आएंगे आपके पेपर में। एक भी प्रश्न को छोड़ कर नहीं आना है मेरे दोस्तों, मैंने जितना बताया था। भूगोल की 2 शाखाओं का नाम बताइए। देखिए मेरे दोस्त, भूगोल का एक्चुअली 2 शाखा होती है, क्या क्या? तो बताएंगे सर, भूगोल का 2 शाखा होती है, एक हमारा भौतिक भूगोल, एक हमारा मानव भूगोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर मानव भूगोल क्या है? तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि सर मानव भूगोल उससे कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, जब मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? मानव भूगोल कहते हैं। तो भूगोल का 2 उपागम है, भूगोल का 2 शाखाएं होती है, ब्रांचेस होता है कौन? एक हमारा भौतिक भूगोल, एक हमारा मानव भूगोल। अगला है सर संभववाद शब्द का अर्थ क्या है? मेरे भाई ये शब्द के बारे में तो बात ही जुदा है भाई। क्यों? क्योंकि ये पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है। इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा मेरे भाई, सुनिएगा। कहते हैं संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुईस फेवरे ने। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने कहा था मेरे दोस्तों? लुईस फेवरे ने। आइए सर, जियोग्राफिया शब्द का अर्थ क्या होती है? तो जियोग्राफिया शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जब हम पूरे पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? जियोग्राफिया। क्या कहते हैं मेरे भाई? जियोग्राफिया कहते हैं। जब हम पूरे पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? जियोग्राफिया। ओके, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बताएंगे सर चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे दोस्तों? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन में। दिल में इरादा करके रखना है मेरे दोस्तों, प्रश्न छोड़ कर नहीं आए। मैंने 5 मार्क्स वाला 4 लेक्चर में कन्वर्ट किया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन को मैंने 3 लेक्चर में कन्वर्ट किया है। सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, कितना सुंदर तरीके से मैं बताया हूं। एक भी प्रश्न को रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीतिक भूगोल के 2 उपशाखा क्या है? आपसे यहाँ पे राजनीतिक भूगोल पूछा गया है। तो राजनीतिक भूगोल का एक हमारा आ जाएगा सर निर्वाचन भूगोल और एक आ जाएगा हमारा सैन्य भूगोल। राजनीतिक भूगोल का 2 शाखा है, एक हमारा निर्वाचन भूगोल आ जाएगी और एक आ जाएगा सर हमारा सैन्य भूगोल। एक हमारा राजनीतिक भूगोल आ जाएगी, एक हमारा सैन्य भूगोल आ जाएगा। एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा है। एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बताएंगे सर हमारा फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा है। देखिए संभववाद क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, आप संभववाद को इतना सुंदर तरीके से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान ना दे भाई, याद रखना है। देखिए कितना सुंदर है कि संभववाद उसे कहते हैं जब कोई मनुष्य विकास करते हैं और प्रकृति का दोहन नहीं करते हैं तो उसे संभववाद कहते हैं। मतलब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, लेकिन हम फैक्ट्री लगाएंगे ना तो प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होगा,
ठीक है। जैसे हम पेड़ को नहीं काटेंगे, हम कार्बनिक पदार्थ को बाहर नहीं फेंकेंगे, इसके बाद हमारे फैक्ट्री से धुआं नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जब हम मनुष्य कोई भी मनुष्य प्रकृति को देखते हुए विकास करते हैं तो उसे हम लोग संभववाद कहते हैं। ठीक है, जब कोई मनुष्य प्रकृति को देखते हुए जब अपने विकास की ओर जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संभववाद कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों क्या कहता है, प्रकृति के नियम को समझकर, प्रकृति का कुछ कुछ नियम होती है, प्रकृति के नियम को समझकर टेक्नोलॉजी का विकास करना, प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। मतलब आप विकास करना चाह रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना तो चाह रहे हैं, पर आप किसी भी प्रकार का प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे, तो ये हमारा होगा कौन, संभववाद कहलाता है। अगला है सर, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो बताएंगे सर ये ग्रिफिथ टेलर है। और ये कहाँ के निवासी है, तो अमेरिका का निवासी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर, आधुनिक मानव भूगोल का जन्म किसे कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन ये कहाँ का रहने वाला है, जर्मन के रहने वाले हैं। याद रखना, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना यहाँ पे कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर, लेकिन ये कहाँ के रहने वाला है, अमेरिका का। ठीक, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, पर दूसरा अलग है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाएगा, तो फ्रेडरिक रेडजेल। यहाँ पे क्या था मेरे भाई, यहाँ पे हमारा ग्रिफिथ टेलर, यहाँ पे फ्रेडरिक रेडजेल, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। आइए सर, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताए थे आप लोगों को कि सर जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कि 1 किलोमीटर, लिखेंगे मेरे भाई 1 किलोमीटर नहीं, कुल क्षेत्रफल, याद रखें कुल क्षेत्रफल बटा होता है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। जब मेरे दोस्तों हम लोग कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का ये फॉर्मूला को जरूर आप यहां पे मेंशन करेंगे भाई, ठीक है। अगला, एशिया महादेश में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, पूरा महादेश का 60% अकेले। कितना कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगी, तो हमारा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, या तो जिसे हम लोग ओशनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ओशनिया भी कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, हमारा जो एशिया महादेश है इसका सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना, ठीक है। और इसी तरह से हमारा अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर तो बताए थे सर, 2 समय अंतराल 2011 से लेकर 2021 के बीच में कितना संख्या में वृद्धि हुई है, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 2 समय अंतराल 2011 से लेकर 2021 के बीच में जो संख्या में वृद्धि हुई है उसी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अगला सर, सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है, तो जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही हमारा, याद रखना है, जनसंख्यिकी विज्ञान कहलाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, कोई भी एरिया है, मान के चलिए मैं धनबाद एरिया से हूं तो धनबाद की बात कर रहा हूं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या यानी धनबाद की क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्ण अनुमान, मतलब लगाया जा सकता है कि अभी धनबाद में 50,000 लोग रहते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 आते आते धनबाद की आबादी 1 लाख हो जाएगी। तो जब इसको अनुमान लगाया जाता है तो इसको हम लोग जनसंख्या अध्ययन कहते हैं। आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही सांख्यिकी विज्ञान कहलाता है या सांख्यिकी सिद्धांत कहलाता है। सिंपल सा भाई। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, जनसंख्या कैसे परिवर्तन होगा, तो जब लोग मर जाएंगे, जब जन्म हो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, जब हमारा लोग मरने लगेंगे तभी हमारी जनसंख्या घट जाएगी, और जब लोग प्रवास करेंगे, मेरे भाई जब झारखंड के लोग बिहार चले जाएंगे काम करने के लिए तभी हमारी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, है ना भाई। अगला प्रश्न पाइए सर, मानव विकास किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में, विकल्पों का मतलब होता है ऑप्शन, मेरे पास कॉफ़ी है पर मुझे कॉफ़ी पीने का मन नहीं है तो हम चाय पियेंगे, मेरे पास पेंसिल है और कलम है, मुझे पेंसिल से लिखने का मन नहीं है मैं कलम से लिखूंगा, मेरे पास 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, मैं 2 व्हीलर चलाने का मन नहीं कर रहा है मैं 4 व्हीलर चलाऊंगा। यह मनुष्य का क्या है मेरे दोस्तों, एक प्रकार का विकास है। ऐसे विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है ना,
उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, और हमारे जीवन स्तर में क्या करते हैं भाई, सुधार लाते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, आइए, सशक्तिकरण क्या है, अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण है। इसका मतलब मेरे पास अवसर है कि मैं पेंसिल नहीं, मैं कलम से लिखूंगा। जब हमारे पास ये ताकत आ जाएगी ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सशक्तिकरण। ठीक है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है भाई, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है भोजन चाहिए मनुष्य को, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर, पानी पीने के लिए पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य। यह मनुष्य का क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। ये क्या है मेरे दोस्तों, मनुष्य के लिए क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। अगला है सर, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र क्या है। मानव विकास करना चाहेंगे तो 3 मूलभूत, स्वास्थ्य, शिक्षा और साधन तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र। अगला है सर, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, तो बताएंगे सर अभी डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। अगला है सर, सतत पोषणी विकास, आखिर से आप क्या समझते हैं। मैं बताया था कि पहले जमाने के लोग तीर धनुष का प्रयोग करके, गुलेन का प्रयोग करके, या जब कोई भी हथियार का प्रयोग करके शिकार करते थे, शिकार करने के बाद जब उसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो इसी अवस्था को हम लोग आखेट कहते हैं। जैसे मैंने समझाया वैसा ही लिखना है, इधर ध्यान मत दीजिए। पशुचरण तो बताया दिया भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है सर, चलवासी पशुचारण, जो घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपने पशुपालन करते हैं। अगला सर, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई थी, यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा किया गया था, तो बताएंगे सर हमारा यूरोपीय वासी द्वारा किया गया था। मध्य अमेरिका में मैक्सिको के हस्तांतरण कृषि को क्या कहते हैं भाई, मिल्पा। अच्छा, हस्तांतरण कृषि को ही हम लोग बोलते हैं भारत में झूम कृषि। ठीक है, तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में हस्तांतरण कृषि को क्या कहते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं भाई। हस्तांतरण कृषि को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि। क्या, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला, खनन से आप क्या समझते हैं कि जमीन के अंदर में जब हम लोग खोद कर कोई खनिज निकालते हैं तो उसे खनन कहते हैं। सिंपल है भाई, ठीक है, रट्टा मत लगाइए। सहकारी कृषि, मलेशिया में हस्तांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, लद्दाख के नाम से जाने जाते हैं। गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त महत्वपूर्ण है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। चलिए सर, और हाँ एक बात चाहते हैं कि हम मैप क्वेश्चन का, जो मैंने मैप कल बताया था, मैप का अगर कंप्लीटली अगर वीडियो देख लिया ना मेरे भाई, तो 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है, लाल कॉलर कहलाता है। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। आधारभूत उद्योग क्या है, जब कोई उद्योग दूसरे उद्योग पर निर्भर रहते हैं तो उसे हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोह उद्योग और इस्पात उद्योग। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप बताए थे भाई, कुटीर उद्योग को बताए थे, है ना, पर्यटन भी बता दिए थे। अगला, तृतीय क्रियाकलाप बताए थे, ग्रामीण विभिन्न केंद्र क्या है, ये सारे, इंटरनेट क्या होती है, वैश्विक गांव क्या होता है, परिवहन क्या है, संचार सेवा क्या है। अब सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक एक करके समझाया था। ठीक है, पाइपलाइन की परिवहन की 2 विशेषता क्या है, जिससे गैस लिया जाता है, पाइपलाइन के माध्यम से गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, साथ ही साथ पेट्रोल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। मेरे दोस्तों जितना वीडियो में बताया हूं प्लेलिस्ट में जाकर एक बार कंप्लीटली देख लेना है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता और नहीं है। क्विक रिवीजन के लिए एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम घुसने से पहले। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।